कहीं से इस बात का वही नहीं हुआ लोगों को कि ये कार्यक्रम थोड़ा सा कहीं मैच्योर्ड नहीं हो पाया है। इनका व्यक्तिगत परिचय ये है कि आप इस समय गाजियाबाद और नोएडा में जो है प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं और आपके डायरेक्ट टैक्सेस में और इसके बीजीएसजी के ये डायरेक्टर हैं। और 1983 में इन्होंने मेरिट यूनिवर्सिटी से जो है अपना बीकॉम किया था और एलएलबी उसके 86 में मेरठ से ही, और 86 से ही ये वकालत बराबर कर रहे हैं और बहुत सक्रिय रूप से कितने विभिन्न संगठनों से, चाहे आईएफटी पे हो, अपना एनएसए हो, आज हमारे अध्यक्ष जी भी इस बात के कायल होंगे कि हमें आज यूपी टैक्स बार को अगर हमें कोई मान्यता मिली है राष्ट्रीय तौर पर, उसमें डीके गांधी साहब का भी बहुत बड़ा हाथ है। और हम इसी तरीके से आपसे उम्मीद करते हैं कि बराबर हमें जो है आप इसी तरह से अपना सहयोग करते रहेंगे। और आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही, अभी जो आर का जजमेंट हुआ राजस्थान हाई कोर्ट का, उसी पर पूरा बेस है। और इसी के साथ साथ आपको जो भी क्वेरीज होंगी प्रयास करेंगे गांधी जी, क्योंकि मैंने इनको अभी कल भी सुना था एनएसए पे, बहुत अच्छा इन्होंने ईवीए बिल के ऊपर कल वहां बोला था, और किसी भी तरह की आप इनसे क्वेरी कर सकते हैं। दैट विल बी वेलकम्ड। थैंक यू विक्रम। थैंक यू सिंघल साहब। अब मैं निवेदन करूंगा श्री डीके गांधी जी से कि वो आए और अपना संबोधन स्टार्ट करें। डीके गांधी जी प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार अरविंद गुप्ता जी, अध्यक्ष यूपी बार, आनंद सिंघल जी, विक्रम चावला साहब। ये आपका बहुत बड़प्पन है, आप इतना मान देते हैं, मुझे प्यार करते हैं। मैं एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं और मैं अपने आप को उसी का निमित्त मात्र मानता हूं कि जो कुछ भी हम एक दूसरे के प्रति कर पाए वो हमारा सबसे बड़ा काम होता है। ये हमारी एक दूसरे की बात रखने की आनंद जी ने जो बात कही है, मैं उसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं शुरुआत में ही। दोस्तों, तो टॉपिक जो है वो चूंकि कंपनी से संबंधित है, जीएसटी से संबंधित है, आरसी से संबंधित है, मैंने एक छोटा सा पावर पॉइंट तैयार किया है जस्ट टू बी प्रिसाइज। मैं जिस तरह से बता पाऊंगा मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे आदेश ये हुआ विक्रम भाई का कि जितनी कोशिश हो हिंदी में करें, और मैं वही कोशिश भी करूंगा, उसमें कोई ऐसी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बट बीच बीच में अगर मैं उपयोग करूंगा इंग्लिश भाषा का तो मुझे आप सब लोग क्षमा कर देंगे। तो दोस्तों, ये सबको मालूम है कि जो आरसीएम की लायबिलिटी है वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं जिस वर्क को संबोधन करता हूँ वो सब अपने आप में सब लोग बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि जो भी अधिवक्ता प्रैक्टिस में है या जो समूह को आज मैं जिससे बात कर पा रहा हूँ, वो मैं ये मान के चलता हूँ कि वो उससे अधिक जानता है। उसके पीछे कारण होता है। कारण ये है कि जो भी हमसे बाद में वकालत में आया है, हमारे से 2 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, वो हमसे ज्यादा नॉलेजेबल होता है, क्योंकि उसको अपने पुराने वाले को से बढ़कर के आगे निकलने की क्षमता भी होती है, उसे जरूरत भी होती है। तो मैं ये हमेशा मानता हूं कि जो मेरी ऑडियंस है वो मुझसे ज्यादा प्रबुद्ध है। मैं इसी बात के साथ अपनी बात शुरुआत करता हूं कि जो रीसेंट कंट्रोवर्सी है, वो कंट्रोवर्सी है तो बहुत छोटी सी, लेकिन उसको मैं बहुत प्रिसाइज तरीके से, छोटे तरीके से ही बताने का प्रयास करूंगा कि जयपुर की जो आर अथॉरिटी है उसने एक जजमेंट में, क्ले क्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड के जजमेंट में ये निर्णय दे दिया कि जो रिम्यूनरेशन जो दिया जाएगा डायरेक्टर्स को, उसके ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी होगी। और जिन्होंने भी रिप्रेजेंट किया उन्होंने उसमें जो फैक्ट्स रखे, फैक्ट्स रखने के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट बात थी, उन्होंने, मैंने इसमें फैक्ट नहीं दिए, एक छोटा सा फैक्ट ये था, उसमें डायरेक्टर सैलरी भी ले रहे थे और डायरेक्टर कमीशन भी ले रहे थे। ये बात उन्होंने रखी और पूरा तरह से एक्सप्लेन करा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात थी, उन्होंने उस जजमेंट को, जो उन्होंने कर्नाटका का एक और जजमेंट था एसएससी की फेवर में था, उसे इग्नोर करते हुए केवल इस बात पर रिलाई करते हुए कर दिया, करते हुए रिजेक्ट कर दिया कि इसके ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी है। अब उन्होंने कर दिया है, अल्दो ये जजमेंट उसी व्यापारी के केस में बाध्यकारी है, ये सब जानते हैं, लेकिन हमें इतना मालूम है कि जब भी कोई रेवेन्यू की फेवर में जजमेंट आता है तो हम लोगों के मन में एक संदेह उत्पन्न हो जाता है कि ये इस जजमेंट का उपयोग जो राजस्व विभाग के अधिकारी हैं वो सभी व्यापारियों पर करने लगेंगे। तो उसी आशंका को निर्मूल करने के लिए हम लोग आज इस पर चर्चा करेंगे। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, मैं विक्रम जी से निवेदन करूंगा मेरी थोड़ी मदद करेंगे पावर पॉइंट में,
इसका नेक्स्ट स्लाइड चला देंगे। थैंक यू। इसमें सबसे पहले हमें जानने से पहले लायबिलिटी से केवल एक छोटी छोटी बातें ये जाननी है कि दो प्रकार के कंपनीज एक्ट की हिसाब से डायरेक्टर होते हैं, वर्किंग डायरेक्टर होते हैं और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं। जब कंपनीज एक्ट ये कहता है कि कौन वर्किंग डायरेक्टर होगा वहां डिफाइंड है, और नॉन वर्किंग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो भी डिफाइंड है। वर्किंग डायरेक्टर कौन होगा वो नेक्स्ट में आ रहा है। वर्किंग डायरेक्टर वो है जो सभी प्रकार का कार्य करते हैं, जिसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की रिलेशन फिक्स हो जाती है, जिनका रेम्युनरेशन हर प्रकार का जो बात है वो फिक्स होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि क्लॉज 1 और शेड्यूल 3 जो है उसके अंदर इटसेल्फ एक्ट में कह दिया गया कि जहां एम्प्लॉय के रूप में कोई भी कार्य एम्प्लॉयर के लिए किया जाता है वो दैट इज आउट ऑफ परव्यू ऑफ सर्विस टैक्स। तो मीनिंग देयर बाई ओरिजिनली इस पर कोई लायबिलिटी है नहीं। हमें तो चूंकि उसको समझना आवश्यक है इसलिए हम उसको समझ भी रहे हैं, कह भी रहे हैं, और इसीलिए उसको जो आर अथॉरिटी है उन्होंने केवल इस ग्राउंड के ऊपर लिया, क्योंकि नोटिफिकेशन के अंदर लिखा है कि इसके ऊपर टैक्स लगेगा, इसलिए उन्होंने इसके ऊपर अपहेल्ड कर दिया कि ये लायबिलिटी होगी। अब हम इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, इससे पुरानी जो हिस्ट्री है जो सर्विस टैक्स का पार्ट था उसमें भी ये बात आई गई थी कि इस प्रकार की जो सेवाएं हैं उस पर किसी प्रकार की कोई लायबिलिटी है ही नहीं। ये पहले भी हुआ, और वो क्यों हुआ हिस्ट्री से पहले, सीबीआईसी का सर्कुलर है उन्होंने जो अपने एफए की क्वेश्चंस दिए हैं उसमें भी ये उन्होंने लेट डाउन किया कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर की जो भाषा है वो सप्लाई में नहीं लाई जा सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो पीसीएम स्टील, इससे नेक्स्ट एक पीसीएम स्टील कंक्रीट का सेस्टेट कैलकाटा का जजमेंट है, वो बड़ा क्लियरली डील करा उसमें, और उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का रिम्यूनरेशन जो है वो उसमें लायबिलिटी किसी प्रकार की सर्विस टैक्स की नहीं आएगी, तथापि जीएसटी की भी लायबिलिटी नहीं आएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो ये जयपुर की आर अथॉरिटी थी उनके सामने कर्नाटका की आर अथॉरिटी का भी जजमेंट रखा गया था, लेकिन उन्होंने उस जजमेंट को डिस्कस ही नहीं किया। ये सबसे ज्यादा अब मैं इसको दुर्भाग्य नहीं कहूंगा, क्योंकि हम लोग आदी हैं जो रेगुलर प्रैक्टिस में हैं, उनको अगर नहीं करना है तो दे डू इग्नोर दिस वेरी फैक्ट। तो दोस्तों ये पीसीएम सीमेंट कंक्रीट का जजमेंट है वो ऑलरेडी हमारी फेवर में है। और इससे पहले हम फिर प्री जीएसटी रेजीम में चलते हैं, तो डिपार्टमेंट ने उसको कई बार क्लैरिफाई करा कि ये कौन सी प्रकार की सर्विसेज होंगी। और क्या कहा उन्होंने एक बात ये कही कि जो नॉन होल टाइम डायरेक्टर हैं, यानी कि जो पूर्णकालिक निदेशक नहीं है, केवल सिटिंग फीस लेते हैं या गारंटी कमीशन लेते हैं, उसके ऊपर सर्विस टैक्स की लायबिलिटी आएगी। ये पहले से सर्विस टैक्स रिजीम में तय है। बट बावजूद इसके ये तय था, फिर भी हमारे दोस्त, हमारे भाई लोगों को उत्कंठा होती है, वो आर अथॉरिटी के पास पूछने चले गए, जबकि जो लॉ सेटल्ड होता है उसमें हमें जाना नहीं चाहिए। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, लेकिन वो गए और आज हमें चर्चा का भी मौका दिया उन्होंने। तो मित्रों, इसके बाद में इसी प्रकार का जजमेंट मैथुन एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड सेस्टेट कैलकाटा का है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा, पूरा डिस्कस, बहुत लंबा जजमेंट है, होल टाइम डायरेक्टर्स हु आर एंटाइटल्ड टू वेरिएबल पे इन द फॉर्म ऑफ कमीशन आर एम्प्लॉइज। इन्होंने और आगे कहा कि इवन अगर कमीशन भी देती है लेकिन होल टाइम डायरेक्टर है तो भी उस पार्ट पर आपकी कोई लायबिलिटी नहीं है। और ये जजमेंट 2018 का है। इसी तरह से मेरा जो ये मानना है मैथुन एलॉय के बाद में भी, कि जिसमें जो लायबिलिटी आएगी वो केवल उस पार्ट पे आएगी डायरेक्टर के ऊपर जो कि अदर देन एम्प्लॉय रिलेशन पे है। जैसा कि कोई स्पेशल कंसल्टेंसी देता है, माना कि किसी कंपनी में आनंद सिंघल जी को डायरेक्टर बना दिया जाए और उसमें वो कोई सर्विसेज अलग से दे रहे हैं कंपनी को, तो तब वो वाली सर्विस जो है दैट विल बी लायबल टू जीएसटी। और मैं समझता हूं कि ये बड़ी एक सामान्य ज्ञान की बात है, इसके लिए इशू है तो हम बात भी कर रहे हैं। इसी तरह से कमीशन है, गारंटी कमीशन है, परफॉर्मेंस कमीशन है, बट दैट इज एप्लीकेबल ओनली टू द डायरेक्टर हु आर नॉट फुल टाइम डायरेक्टर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। फुल टाइम डायरेक्टर के ऊपर भी अगर वो पे कर रहा है तो एज पर डिसीजन ऑफ सेस्टेट इन द केस ऑफ मैथुन एलॉय वो भी एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। दोस्तों, उसको
उसमें एक छोटा सा प्रश्न और जोड़ा है कि क्या ऐसा हो सकता है कि अरविंद गुप्ता जी अपना बंगला जो है किसी और कंपनी को दे दें जिसमें वो डायरेक्टर हैं, तो वो अगर वो दे देते हैं एज ए कंपनी तो वो भी सबके संज्ञान की बात है, चूंकि वो रेंटल है और कंपनी को उस पर लायबिलिटी आएगी तो उन्हें वो चुकानी पड़ेगी, तो वो लायबिलिटी है। क्योंकि वर्ड इसमें रेम्यूनरेशन का है कि डायरेक्टर को किसी भी प्रकार का कोई पेमेंट है तो उस पर लायबिलिटी है नहीं, इसलिए हम ये सब सारी बातें जो है डिस्कस कर रहे हैं। बट ओरिजिनल जो बात है, ओरिजिनल जो लॉ की बात है, सेक्शन 7 से ही ये गवर्न होता है, इस बात को कंसीडर नहीं करा आर अथॉरिटी ने। और दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने पहले भी इसको जो है क्लियर कर दिया था, वो मैं लेके आया आपके सामने। जो 3 गलतियां बेसिक करी हैं आर अथॉरिटी ने, वो एक ये है कि सेक्शन 123 में जो CGST का है वो ये कहता है कि ये वाला जो जजमेंट है वो जजमेंट जो है वो एप्लीकेबल उसी व्यापारी के केस में होगा जिसके केस में निर्णय दिया गया है। तो मित्रों सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब ऐसा स्पेसिफिक प्रोविजन सेक्शन 123 ऑफ सेंट्रल GST एक्ट में दिया गया है तो हमें कोई बहुत ज्यादा उस पर वरी होने की आवश्यकता नहीं है। पर फिर भी इससे हमें मौका मिला है इस बात को जानने का, ये वाले फैक्ट्स जानने का, जो कि बहुत सारे लोग हम जान भी नहीं रहे थे। ऑनेस्ट बात, इवन मैं भी नहीं जान रहा था कि ये इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आ सकता है, बट ये क्वेश्चन आया तो हमें भी कुछ अध्ययन करने का मौका मिला है। तो दोस्तों और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है 123 की बाद में एक एल्कॉन कंसल्टिंग इंजीनियर का जो कर्नाटका का था, जो ओरिजिनली उन्होंने ले डाउन किया, दैट हैज नॉट बीन कंसीडर। और सबसे लास्ट में सर एक इंपॉर्टेंट बात है कि हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए जब भी हम कोई काम करते हैं, कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, तो अगर हम उस इशू पे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय का अगर हम ध्यान रख लेते हैं तो दैट आज की डेट में जो मैं समझता हूं, आई स्टिल रिमेंबर जब मैंने प्रैक्टिस शुरू करी थी तो आई वॉज एडवाइज बाई ऑल माई सीनियर्स कि यू मस्ट रिमेंबर इलाहाबाद हाई कोर्ट। लेकिन आज 35 साल की वकालत के बाद मुझे समझ में आ गया है कि नो डाउट की बाइंडिंग है इलाहाबाद हाई कोर्ट सभी अधिकारियों पे, सब अथॉरिटीज पे जहां हम प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन किसी भी इशू पर सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है अगर हम उसको देख लेते हैं तो उसके बाद जो हमारा कॉन्फिडेंस किसी भी बात को कहने में होता है, मैं समझता हूं कि वो अनंतिम होता है। और यही बात व्हेन आई एम क्लोजिंग दिस पर्टिकुलरली सेक्शन, उसमें ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने टाटा इंजीनियरिंग के केस में कह दिया कि यदि किसी केस में आपने इस बात को नहीं लिखा कि आप क्यों नहीं मान रहे हैं और क्यों मान रहे हैं, तो उस आदेश की कोई वैल्यू नहीं है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस दैट आई हैव ब्रॉट इट बिफोर यू। वो टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव का है और एक्साइज लॉ जर्नल में रिपोर्टेड है, पर्टेनिंग टू सर्विस टैक्स है। सो इसमें उन्होंने कहा है कि इट इज नॉट सफिशिएंट टू ए जजमेंट टू गिव कंक्लूजन। केवल ये कह देना काफी नहीं कि मैं इस निर्णय पे पहुंचा हूं, बट इट इज नेसेसरी टू गिव रीजन। हम सब जानते हैं शुक्ला ब्रदर्स के केस में कि रीजन इज द सोल ऑफ जजमेंट, ये बहुत सारे में आया है। लेकिन ये भी एक बड़ी आवश्यक हो गई है आज की डेट में, जो टैक्सिंग स्टैच्यू में जब हम कर रहे हैं, इवन अथॉरिटीज जो है हमारी बात को डिसबिलीव करने के लिए ये कहते हैं कि भाई ये जजमेंट तो सेल्स टैक्स का है, ये जजमेंट इनकम टैक्स का है, मेरे को अब आप एक्साइज का दे दीजिए। एक्साइज वाला कहता है मुझे इनकम टैक्स का मत दीजिए। बट मीनिंग देयर बाय व्हाट आई वांट टू कन्वे टू यू कि टाटा इंजीनियरिंग का केस रीजन के ऊपर है, वो एक्साइज से सर्विस टैक्स से रिलेटेड है, और शुक्ला ब्रदर्स का सेल्स टैक्स में है। तो रीजन इज द सोल ऑफ जजमेंट। और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में मेनका गांधी का केस लीडिंग केस है जिसमें ये कहा गया कि जब तक रीजन नहीं होगा, इवन दिस रीजन पार्ट इज एप्लीकेबल ऑन एनी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन, इट इज नॉट द ऑर्डर। कि अगर आज प्रमुख सचिव भी कोई आदेश जारी करते हैं तो उसकी सोल में अगर पीछे कोई कारण नहीं दिया गया है तो दैट इज नॉट लीगल, ये सेटल्ड लॉ है अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में जाएंगे। तो दोस्तों ये बहुत छोटा सा प्रिसाइज सी बात थी, मैंने आपके सामने रखी, क्योंकि विषय वास्तव में बहुत छोटा था जो मुझे मिला था। लेकिन इसके साथ में कुछ 2-3 छोटी छोटी जुड़ी बातें हैं जो आरसीएम से संबंधित है, वो मैं पहले अपनी बात शेयर करूंगा, फिर अगर मेरे बस में होगा तो मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे पाऊंगा, नहीं तो आनंद जी देंगे, विक्रम जी देंगे। मेरे पास जितना सूचना अवेलेबल है उसके आधार पर मैं अपनी बात कह पाऊंगा। दोस्तों जो इम्पोर्टेंट बात है, सबसे पहले जो मैं बात करूंगा वो सेक्शन 9(3) की करूंगा।
सेक्शन 9(3) और 9(4) का जो फर्क है वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूं कि सेक्शन 9(3) स्पेसिफाई करता है कैटेगरी ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, और सेक्शन 9(4) करता है स्पेसिफाइज ए क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। तो दिखने में तो लगता है कोई अंतर नहीं है, लेकिन अंतर बड़ा भारी है ये कि किस पे क्या एप्लीकेबल होगा। 9(3) बिल्कुल एप्लीकेबल है उन चीजों के लिए, उन सेवाओं के लिए जिसमें अपंजीकृत आदमी, कोई व्यक्ति, कोई सर्विस रजिस्टर्ड डीलर को देगा, और 9(4) में उसको आरसीएम करना है जो केवल रजिस्टर्ड डीलर करेंगे। बात वही है, लेकिन उसको भिन्न तरीके से कानून में कहा गया है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो आज सबसे इंपॉर्टेंट इशू है कि लीगल सर्विसेज जिससे हम लोग जुड़े हैं, उसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि कौन सी लीगल सर्विसेज के ऊपर किसको आरसीएम करना है। तो लीगल सर्विस जो सप्लाई की जाएगी वो किसको की जाएगी, वो बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि लीगल सर्विस जो है किस पर लगेगा आरसीएम। वो लगेगा टू बी पेड बाय रेसिपेंट इफ बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल टर्म। तो सबसे पहली बात यह है कि वो लगेगा बिजनेस एंटिटी यदि कानून की सेवाओं का प्राप्त करता है, रिसीविंग है, वो बिजनेस एंटिटी होना आवश्यक है दोस्तों। अब अगर किसी महिला में व्यक्तिगत महिला, व्यक्तिगत पुरुष किसी भी वकील से, आनंद सिंघल जी से तलाक की एडवाइस लेता है और 2 लाख रुपए देता है वो, तो वो ना वो आरसीएम करेगा ना आपकी कोई लायबिलिटी है। ये लीगल को केवल छूट है दोस्तों। लेकिन अगर कोई बिजनेस एंटिटी है, कोई व्यापारिक वो है, अब प्रश्न दोस्तों ये है कि मुझे बताने की आवश्यकता नहीं बिजनेस एंटिटी क्या है। बिजनेस एंटिटी सीजी एक्ट में कहीं डिफाइंड नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसका कहीं कोई सीजी एक्ट में जिक्र नहीं है, लेकिन 1994 के फाइनेंस एक्ट में धारा 55 बीवी में बिजनेस एंटिटी को लेकर के ये लोग आए थे कि बिजनेस एंटिटी क्या चीज है। और बिजनेस एंटिटी क्या है मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। बिजनेस एंटिटी डिफाइंड इन सेक्शन 65B ऑफ द फाइनेंस एक्ट 1994 as any person ordinarily carrying out any activity relating to industry, commerce or any other business or profession। तो मीनिंग देयर बाय बिजनेस एंटिटी क्या है कि जो ये 3 काम करती है, सर्विस का भी करेगी, प्रोफेशन का भी करेगी, बिजनेस करेगी, इंडस्ट्री, कॉमर्स। कितने छोटे से शब्द हैं और कितना इसका वाइड स्कोप है आप सब लोग समझ सकते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि बिजनेस एंटिटी डिफाइंड नहीं है सीजीएसटी एक्ट में, लेकिन बिजनेस एंटिटी क्या होगी, दैट इंक्लूड्स अ पर्सन। अब पर्सन कहां डिफाइन किया, पर्सन इन्होंने सीजीएसटी एक्ट में डिफाइन कर दिया। और यदि आप पर्सन की परिभाषा में जाएंगे तो कुछ भी छोड़ा नहीं गया है। तो दैट इंक्लूड्स एवरी पर्सन जो किसी भी प्रकार का व्यापार करता है, समाज सेवा करता है, किसी प्रकार की कोई बात करता है, वो उसमें कवर हो जाता है। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है जिसके लिए हम लोगों को वरी होना चाहिए कि जो इंडिविजुअल, जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है, वो हमसे लेगा सर्विस, उसकी टर्नओवर 40 लाख से कम है, तो ना तो उसको आरसीएम करना है। बहुत लोगों के मन में ये भ्रांति है कि जिन लोगों के ऊपर लायबिलिटी आरसीएम की है, आरसीएम की लायबिलिटी है, दे आर कंपल्सरली रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन। तो मेरा सबसे जो मेरा अपना मत है वो ये है कि केवल आरसीएम की लायबिलिटी का निर्वहन करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता केवल आपको जब है जब आप पंजीकरण सीमा से ऊपर आप आएंगे। उससे पहले यदि आप कोई सर्विसेज ले रहे हैं तो यू आर नॉट लायबल टू आरसीएम। एक पर्टिकुलर कोई इस पे क्वेश्चन होगा तो वील हैंडल इट। तो दोस्तों ये लीगल सर्विसेज से संबंधित बात है। एक लेटेस्ट जो है, जो ज्वलंत बात है, वो मैं साथ में ले रहा हूं। धारा 9(4) में अभी एक नोटिफिकेशन आया है बिल्डर से संबंधित कि 80% यदि आप परचेज करेंगे तो आपका आरसीएम होगा अनरजिस्टर्ड वाला, सीमेंट का और कैपिटल गुड्स को छोड़ करके। आई थिंक सबकी नॉलेज में है ये नोटिफिकेशन नंबर, आनंद जी। तो ये एक नोटिफिकेशन है जिसमें उन्होंने पुराना 9(4) का जो नोटिफिकेशन था, जिसमें 5,000 रुपए तक की पहले छूट दी थी कि यदि आप अपंजीकृत से खरीदते हैं, उसके बाद में उन्होंने पूरा उसको स्थगित कर दिया। पूरा स्थगित करने के बाद उन्होंने अब इसको अमेंड कर दिया 30/9/2019 को। वो इस नोटिफिकेशन में वो ये ले आए, खास तौर पे किसी के लिए लेके आए कि 9(4) उन लोगों पे एप्लीकेबल होगा जो सरकार इस नोटिफिकेशन से
व्यक्तियों को जारी कर देगी। वो किसको जारी किया? उन्होंने कहा रेसिपेंट जो होगा वो गुड्स और सर्विसेज जिसको भी सप्लाई करेगा, वो बेसिकली उन्होंने दूसरे शब्दों में उन्होंने बिल्डर को कहा है कि यदि आप अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज करेंगे तो आप 80% तो आपको रजिस्टर्ड से करना ही पड़ेगी। 80% से यदि आप रजिस्टर्ड से कर लेंगे और 20% आप अनरजिस्टर्ड से करेंगे तो आपको आरसीएम वो 20% की वैल्यू पे नहीं करेगा, नहीं करने की आवश्यकता होगी, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन कि 80% के अंदर सीमेंट और कैपिटल गुड्स यदि शामिल है तब तो आपको नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यदि 80% खरीद आपने अन्य सामान की कर ली और सीमेंट 20% में आ गया तो आपको सीमेंट के ऊपर आरसीएम करना आवश्यक है। तो वो बेसिकली क्या करना चाहते हैं कि सीमेंट की जो खरीद है या कैपिटल गुड्स की जो खरीद है जो बिल्डर लोग करते हैं उसके ऊपर किसी प्रकार से वो कर को बचाने में सक्षम ना हो। इस सर्कुलर का केवल इतना मतलब है। और दोस्तों एक इशू और है, छोटा सा है, वो जो जीटीए का इशू है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का। मैं समझता हूं कि वो काफी लोग वाकिफ है कि जीटीए क्या है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी और गुड्स ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर क्या है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। जीटीए वो है जिसके पास अपना कोई भी ट्रक ना हो लेकिन वो कंसाइनमेंट नोट इशू करता, वो जीटीए है। आपका ट्रक का मालिक होना आवश्यक नहीं है, नंबर 1। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि जो 1500 रुपए से कम का भाड़ा है वो सबकी जानकारी में है, उसमें मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। केवल उसके अंदर जो बताने की बात है जो मैं आवश्यक समझता हूं, बीच में मैं एक बात छोड़ गया था 9(3) में, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो लगेगा कब, समय कब आएगा। क्योंकि वकीलों के साथ स्थिति यह है कि आप अप्रैल में जब बिल देते हैं और आप ही का व्यापारी है वो आपका पेमेंट करता है दिसंबर में, जब वो पेमेंट करता है। तो दोस्तों इसमें उन्होंने ये कहा कि इसमें लायबिलिटी आरसीएम की कब आएगी, लायबिलिटी भी आपको करनी है, आपको उससे अपनी सेवाएं जो दी हैं उसका पेमेंट भी लेना है। तो दोनों ही बातों में क्या है कि सेक्शन 12(3) और सेक्शन 13(3) ऑफ सीजीएसटी एक्ट इस पे बड़ा क्लियर है। वो ये बताता है कि जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो निर्धारित करेगा कि आपका कब होगा। 12(3) वो गुड्स के लिए कहता है और 13(3) जो है वो बताता है कि सर्विसेज के लिए कौन सा समय होगा। वो मैं 2 मिनट पढ़ रहा हूं। वो ये कहता है कि सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द बिजनेस एंटिटी, एक और बात कह दूं कि सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द बिजनेस एंटिटी हैविंग टर्नओवर अबव रजिस्ट्रेशन लिमिट ही लायबिलिटी होगी। दिस इज माय क्लियर कट ओपिनियन। और जो टाइम ऑफ सप्लाई है सर्विस के केस में 60 दिन के अंदर है, यदि उसने खाते में एंट्री कर ली है या पेमेंट कर दी है। और माल की जो अगर सर्विस है अनरजिस्टर्ड से तो जो डेट ऑफ इनवॉइस है या उसके खातों में दर्ज है जो सबसे पहले होगा वो होगा, दैट विल बी टाइम ऑफ सप्लाई। और उसी से लेकर के हमको आरसीएम की लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। ये बीच में मैं भूल गया था, माफी चाहता हूं। और साथ में जब जीटीए की हम बात कर रहे थे तो जीटीए में सबसे बात इंपॉर्टेंट ये है कि जीटीए की लायबिलिटी है किस पर। जीटीए की बेसिक लायबिलिटी है कि जो भी सर्विस देगा जीटीए की उसको जिस पर्सन को देगा रोड के माध्यम से जब ढोएगा माल, टू द पर्सन हु पेज और इज लायबल टू पे फ्रेट, जो भाड़े का भुगतान करेगा उसी के ऊपर उत्तरदायित्व है आरसीएम का। दोस्तों इसमें बहुत ज्यादा भ्रांतियां, बहुत ज्यादा मिसनॉमर हैं, बहुत स्पष्ट है, बहुत क्लियर है कि यदि मुझे माल की सप्लाई आंध्र प्रदेश से आने वाला ट्रक कर रहा है और मैं भाड़े का भुगतान फैजाबाद में कर रहा हूं तो जिस समय आपने भुगतान करा है आप सर्विस के प्राप्त करता है तो आपको उस लायबिलिटी का निर्वहन करना है। तो इट इज ऑल योर ड्यूटी टू टेक द लायबिलिटी एंड डिपॉजिट द आरसीएम एंड देन क्लेम द इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसमें कोई डाउट नहीं है। केवल और केवल एक डाउट है कि जिस केस में 2 तरह के ट्रांसपोर्टर है, एक जीटीए एजेंसी है, एक वो ट्रांसपोर्टर है जो बड़ा फ्लीट ओनर है, गति जैसे लोग हैं जो अपने इनवॉइस के ऊपर 12% चार्ज करते हैं आईटीसी। तो जब वो लोग चार्ज करेंगे आईटीसी, क्योंकि वो आईटीसी ले रहे होते हैं अपने उसमें, तब उसमें आरसीएम की कोई लायबिलिटी मेरे पर नहीं है। ये सर्कुलर नंबर 19/2019 में आया है, उसमें गवर्नमेंट ने भी क्लेरिफाई कर दिया है। तो दोस्तों ये जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, और उसके पीछे जो एनालॉजी है वो एनालॉजी ये है कि आप सब लोगों को ध्यान होगा कि जब जीएसटी बन रहा था तो जीएसटी में
ये था कि डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। यदि ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है और इसकी यही की यही मूल भावना है, तो इसमें बहुत लोगों ने कहा कि आईजीएसटी का 5(3) लग जाएगा, ट्रांसपोर्टर के केस में लगेगा। तो मैं बड़ा क्लियर हूं इस पे, कैटेगोरिकल हूं, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई डिस्प्यूट नहीं है। इसमें आपको लोकल टैक्स में ही आरसीएम करना है जो व्यक्ति भाड़े का भुगतान कर रहा है, क्योंकि सर्विस के प्राप्तकर्ता आप अपने स्थान पर हैं। और जहां पे वो संभव नहीं होता, तब यदि एक व्यक्तिगत आदमी को वो सर्विस देगा, सपोज जीटीए कहता है कि मैंने माल ढोया, केवल घर का सामान मैंने ढोया, या कोई सर्विसेज अनरजिस्टर्ड पर्सन को करी जो बिजनेस एंटिटी नहीं है, उसमें वो लायबिलिटी कहते हैं कि ट्रांसपोर्टर की होगी। तो दोस्तों मेरे, अगर ये बात कहते ही है सरकार, तो ऐसा कौन सा जीटीए है जब उसकी लायबिलिटी आएगी तो वो 40 लाख रुपए से ऊपर ऐसा उसमें आएगा, या 20 लाख से ऊपर उसका भाड़ा आ जाएगा, जो इंडिविजुअल व्यक्तियों के लिए वो भाड़े का भुगतान करते वक्त अपना निर्वहन करेगा। तो मीनिंग देयर बाई जीटीए भी अगर मेरा क्लाइंट है तो आई कैन वेल गाइड हिम कि उसके ऊपर भी कोई लायबिलिटी आने वाली नहीं है। केवल उसको इस चीज का हिसाब रखना है कि पूरे वर्ष भर में मैंने इतने पंजीकृत व्यक्तियों के लिए ढोया माल, उन्होंने पे कर दिया, और मैंने इतने अपंजीकृत के लिए करा, तो मेरी रिसीट इतनी है। सो देयरफॉर आई एम आल्सो नॉट लायबल टू चार्ज एंड डिपॉजिट। तो दोस्तों ये मुझे छोटी सी बात अपनी कहनी थी। थैंक यू सो मच चावला साहब कि आपने भी मुझे मौका दिया। थैंक यू सो मच। बट अभी आपको इतनी जल्दी नहीं छूट देने वाले हम, अभी सारे प्रश्न आए हुए हैं जी जी। और मैं शुरू करूंगा। मैं प्रश्न मेरे पास चैट बॉक्स में है, बाकी लोगों से निवेदन करूंगा अपने अपने प्रश्न जो है चैट बॉक्स में टाइप कर दें ताकि हम उसको एक एक बार करके ले सकें। तो जो पहला क्वेश्चन आया है, ये आया है श्री संजीव गुप्ता से। पहले तो मेरा निवेदन है सभी साथियों से कि अपने नाम के आगे अपना शहर का नाम जरूर लिखा करें, थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है, इंट्रोडक्शन का भी हो जाता है इसमें, और जरा टेकअप करने में इजी हो जाता है। इसको नाम लिखने के लिए आपका जहाँ पे वीडियो आ रहा है वहीं पे क्लिक करेंगे तो उस पर डॉट्स आती हैं और उसमें रीनेम की फैसिलिटी आती है। रीनेम के साथ अपने वहाँ पे नाम के आगे अपने शहर का नाम अवश्य लिखा करें। फिर वापस आते हुए तो पहला क्वेश्चन है श्री संजीव गुप्ता से, कहते हैं इज AAR रूलिंग कंपल्सरीली बाइंडिंग ऑन टू अदर केसेस और नॉट? दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है। सेक्शन 123 में 123 ऑफ CGST एक्ट बड़ा क्लियर कहता है कि ये केस उसी व्यापारी पर बाध्यकारी है जो उसके विरुद्ध गया था। ये बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये एक्ट में ही प्रावधान है। एडवोकेट निखिल गुप्ता पूछ रहे हैं, सर इज RCM ऑन डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन एप्लीकेबल फॉर बोथ टाइप्स ऑफ कंपनी एज प्राइवेट कंपनी और पब्लिक डायरेक्टर कंपनी, पब्लिक लिमिटेड एंड प्राइवेट लिमिटेड बोथ? नहीं, company is a company. There is no difference, there is no distinction between private limited और public limited company। केवल इतना है कि RCM की लायबिलिटी है कब। RCM की लायबिलिटी को ही तो हम डिस्कस कर रहे थे। हम ये कह रहे थे कि उसमें उसको लायबिलिटी है कि नहीं है। जब लायबिलिटी होगी, जो पेमेंट अदर देन उसका एम्प्लॉय रिलेशन है उस पर लायबिलिटी है, सिंपल। पीयूष मेहंदी रहता पूछ रहे हैं, पीयूष मेहरा जी पूछ रहे हैं, ओके, व्हाट सर्विसेज कम विद इन रेम्यूनरेशन? व्हाट सर्विसेज कम विद इन रेम्यूनरेशन? व्हाट सर्विसेज कम अंदर? ओके, हाँ जी। बेसिकली वी हैव टू गो बाय द एग्रीमेंट ऑफ द कंपनी बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, मींस एम्प्लॉय इज डायरेक्टर। और पर्टिकुलरली मैंने अभी 2 केस साइट किए थे। जो कलकत्ता का केस था उसमें सेस्टेट ने ये कहा कि जो होल टाइम डायरेक्टर है, बेसिकली डिस्टिंक्शन क्या है कि जो वर्किंग डायरेक्टर है, जो होल टाइम डायरेक्टर है, वो एम्प्लॉय की रिलेशन में गवर्नमेंट ने भी एक्सेप्ट किया है, कोर्ट्स भी एक्सेप्ट कर रही हैं। लेकिन जो सिटिंग डायरेक्टर है, जिसको सिटिंग फीस हम बोलते हैं, जो फुल टाइम डायरेक्टर नहीं है, कंसल्टेशन के लिए यह फॉर नेम सेक डायरेक्टर है, कि जैसे बहुत सारे रिटायर्ड IAS ऑफिसर्स को डायरेक्टर बनाया जाता है, एडवोकेट्स को डायरेक्टर बनाया जाता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को नॉमिनी डायरेक्टर जिसको हम बोलते हैं, इफ दे आर बीइंग पेड देन दैट पार्ट इज टैक्सेबल एज पर करंट सिनेरियो। थैंक यू। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम दीपक गोयल। इनका क्वेश्चन है, सर्विसेज गिवन बाय एन एडवोकेट टू अनदर एडवोकेट एज बोथ आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, then what will be the status of RCM?
Advocate to advocate. It's a beautiful question. Beautiful question. I would appreciate. We have to understand who is providing service to whom. Whether you are a business entity. That is a beautiful question. I am not a business entity. हालांकि उसमें कह रहा है कि वो सर्विस कॉर्पोरेशन है, but according to my understanding, it is not going to happen because both are exempted from registration, right? When they are exempted, so there is no liability of RCM or GST. Right. Then Rajiv Sharma is asking, please define senior advocate for the purpose of RCM. Senior advocate, nobody can define. It has been defined by the Allahabad High Court only or the Supreme Court. The person who has been designated as a senior, he will be taken as a senior. You cannot call Mr. D.K. Gandhi senior because he is having 25 years of practice. No, I am a simple advocate. Senior advocate is the person who has been designated by the High Court or Supreme Court. I think so. यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है, हमारे कई साथियों को आज भी सीनियर एडवोकेट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं. नहीं, we have to because to be very honest, आप इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं, थोड़ा सा और एलैबोरेट करते हैं इस पे. मैं एलिब्रेट कर सकता हूँ एंड आई एम सॉरी टू से बहुत सारे लोग आजकल बड़े रवायत हो गई है. हर जगह जो 10 साल 20 साल पुराने भाई लोग हैं सब उसके नीचे सीनियर लगा लेते हैं. सीनियर लगाने का अधिकार केवल उसी एडवोकेट को है जिसको हाई कोर्ट ने ये नामित कर दिया हो, हाई कोर्ट ने उसको बता दिया हो नोटिफिकेशन से कि यस यू आर ए सीनियर एडवोकेट. उसके लिए बड़ी तपस्या की आवश्यकता होती है दोस्तों. सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेटेड होता है और हमें उसका उपयोग नहीं करना चाहिए इन जनरल. केवल उन्हीं लोगों को यूज करना चाहिए जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से डेजिग्नेटेड है. हम उम्र में तो वरिष्ठ हो सकते हैं लेकिन हम सीनियर अपने आप को नहीं कहला सकते. थैंक यू गांधी जी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए. देन वी हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम एडवोकेट हरस्वरूप गुप्ता. सर, whether RCM will be applicable on purchase of lahi, alsi, tilhan from unregistered person, farmers. From unregistered persons, farmers से परचेज करने पे RCM लगेगा नहीं लगेगा? फार्मर से परचेज करने पर 9(4). हाँ 9(4) में तो बेसिकली जो सेक्शन 5(3) ऑफ IGST एक्ट है उसमें तो 5 ही चीजों पर है जो बीड़ी, तेंदुपत्ता इत्यादि है. इसके ऊपर आई डू नॉट थिंक कोई नोटिफिकेशन है अभी तक. 9(4) में उन्होंने कहा कि जो हम स्पेसिफाई कर देंगे उस पर होगा और जो उन्होंने आज स्पेसिफाई किया है वो उन्होंने केवल बिल्डर को किया है. तो देयर इज नो नोटिफिकेशन ऑन दिस अंडर सेक्शन 9(4) yet. Next question is from Mr. who's just written, Advocate Garg. Sir, what about restitution liability under section 9(3) on rental services received from government entity, that is municipal board or mandi samiti? 9(3) में 9(3) में क्या कह रहा है? रेंट रिसीव. What about registration liability under section 9(3) on rental services received from government entities like municipal board or mandi samiti? Honestly, I have to check it up. You can take it in for email. I will reply it after deliberation. Then सुनील कुमार शर्मा पूछ रहे हैं, किसी ग्रेन डीलर द्वारा तिलहन की उड़द किसान से खरीद की गई है, उस पर RCM के द्वारा टैक्स जमा करना होगा जबकि सेल नेक्स्ट मंथ होगी. वही क्वेश्चन दोबारा आ गया. सेम क्वेश्चन आ गया, दूसरी तरह से उन्होंने पूछा है. नहीं, उस पर नहीं लगेगा. फिर नवीन सिंघानिया पूछ रहे हैं, ठेकेदार बिल्डर की परिधि में आएगा कि नहीं? बिल्डर ठेकेदार की परिधि में आएगा ना. अब तो ठेकेदार थोड़ी बिल्डर की परिधि. का क्वेश्चन उल्टा है, ठेकेदार बिल्डर की परिधि में आएगा या कि नहीं? तो बिल्डर तो कोई शब्द ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता. ये जो कह रहे हैं ना, ये जो नोटिफिकेशन जो है ये कॉन्ट्रैक्टर पे भी एप्लीकेबल है, सर्विसेज के ऊपर एप्लीकेबल है. वो वाली सर्विसेज जो हैं गुड्स, उसकी सर्विसेज, इमूवेबल प्रॉपर्टी की, उस पे एप्लीकेबल किया उन्होंने नोटिफिकेशन. जो परचेज ऑफ सीमेंट, सैंड एटसेट्रा है वो. ये एडवोकेट संयोग गुप्ता क्वेश्चन है, सर IGST होगा या CGST SGST होगा?
रेफरेंस नहीं दिया। आप अपना क्वेश्चन दोबारा चैट बॉक्स में डालिए कंप्लीट करके, किस रेफरेंस में आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फिर डॉक्टर गिरीश वार्ष्णेय अलीगढ़ से पूछ रहे हैं, जीटीए में आरसीएम आंध्र प्रदेश से माल खरीदा, फैजाबाद यूपी में आया, तो उसमें कौन सा टैक्स लगेगा, आईजीएसटी या लोकल? दोस्तों यही बात बारंबार हमको समझनी है कि माल जो सेवा मिली हमें, वो सेवा का प्राप्त करता है फैजाबाद में, तो जो रेसिपेंट है, जो रेसिपेंट का प्लेस ऑफ रिसिप्ट है वो फैजाबाद है और वो उसके प्रदेश में है, तो उसको एसजीएसटी और सीजीएसटी के रूप में आरसीएम जमा करना है 5%। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम संजय कुमार जैन फ्रॉम आगरा। जी सर प्लीज कंफर्म आरसीएम फॉर कंपोजिशन डीलर, कि कंपोजिशन डीलर को आरसीएम करना है या नहीं करना? बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई डोंट थिंक सो। आप बताओ। विल इट? कोई इशू नहीं है। When I'm not clear, I'm not clear. Let's say आनंद सिंघल जी, आपका क्या ओपिनियन है इस पे? आनंद सिंघल जी, आनंद सिंघल जी आप सुन रहे हैं? हाँ, आपका माइक खुला हुआ है। आनंद सिंघल जी पड़ेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि बिजनेस एंटिटी तो है वो, बिजनेस एंटिटी है वो। आनंद सिंघल जी आप क्या बोल रहे हैं? आवाज आ रही है आपको? आई डोंट कुछ, आई थिंक कोई बात नहीं है। आपका माइक खुला हुआ है आनंद सिंघल जी। आनंद जी आवाज आ रही है आपको? जो मेरी आवाज आ रही है? आई थिंक सो कोई कम्युनिकेशन नहीं इशू है है। वन तक। यस यस यस। हाँ जी, आप क्वेश्चन ये हेलो। था। हाँ आनंद जी आवाज आ रही है आपको क्लियर? यस यस यस। क्वेश्चन ये था कि जो कॉम्पोजिशन डीलर है उसको आरसीएम करना है या नहीं करना? आरसीएम के लिए देखिए 9(3) और 9(4) एप्लीकेबल है, जहां तक देखिए मेरा अपना व्यू है। गांधी जी और विक्रम जी सक्षम होंगे, अगर कुछ अदरवाइज हो बताइए। 9(4) एप्लीकेबल होगा अगर आप अनरजिस्टर्ड से आप परचेज करते हैं, सिंस 9(4) इज स्पेसिफाइड टू ए पर्टिकुलर, जो भी गांधी जी ने बताया कि 5 चीजों पे लागू है, 5 लोगों पर, क्योंकि वो जो परचेज कर रहा है वो अनरजिस्टर्ड डीलर, जैसे गिट्टी का है, मोरंग का, उनका यही मतलब होगा, या कोई भी चीज है एप्लीकेबल नहीं है, तो आई डोंट थिंक कि उस पर कोई आरसीएम एप्लीकेबल होगा, as I feel. If you have any otherwise, please also spoke on it. नहीं, अदरवाइज कोई नहीं है। गांधी जी गांधी जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू यू। हाँ जी। इधर फ्रॉम संजीव गुप्ता मेरठ, कहते हैं इज जीएसटी लेविएबल ऑन मीटिंग एक्सपेंसेस हेल्ड अमंग्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? No. Is GST leviable on meeting expenses held among BOD? No, not at all. Not at all, huh? Because it is expenses. Services कहाँ है? खुद ही expenses word use कर रहे हैं। There is no service element है ही नहीं उसमें। तो खुद ही expense का क्वेश्चन में खुद ही expenses word use कर रहे हैं। So I doubt. I fully agree with you, sir. Service, supply of service or goods. Then Advocate Sahyog Gupta, I think from Muradabad. Sir, ट्रांसपोर्ट दिल्ली का रजिस्ट्रेशन का हो कोई वाली बात आ गई कि लोकल होना या आईजीएसटी होना या एसजीएसटी होना, वही क्वेश्चन बार बार आ रहा है। आप इसका रिप्लाई दे चुके हैं। अभिनव अग्रवाल खलीलाबाद, if supplier has paid some advance to GTA and rest amount paid by receiver, then who will pay RCM on which amount? वो तो टोटल अमाउंट पे आप दोगे ना, जो जब उसकी आप अकाउंटिंग कंप्लीट करेंगे, जब फ्रेट अमाउंट की होगी तब आप उसको देंगे। एडवांस पे तो है ही नहीं कोई लायबिलिटी आपकी। अगर सप्लायर ने एडवांस दे दिया और रिसीवर ने बाकी पेमेंट करी है, तो आपको किस पे करना है उसको? जितनी पेमेंट करेगा रेसिपेंट उतनी पे ही, उतने भी करना। Then Vishal Agarwal from Hapod. Sir, under section 9(3), please explain about RCM on shop rent.
If liable to pay, then what time will it be considered? 93 में शॉप रेंट पे है RCM आज की डेट में? 93 में नहीं है ना? Then it's Advocate Harswarup Gupta. When RCM will be applicable on purchase? ये तो तुम्हारा क्वेश्चन आ चुका है, ये तो हम कर चुके हैं इसमें. रवि राजपूत लखनऊ से, RCM की ITC किस मंथ में ले सकते हैं? जैसे अप्रैल की RCM टैक्स जमा किया और क्या उसका टैक्स को अप्रैल के लायबिलिटी से ही एडजस्ट कर सकते हैं? Having some doubt, please clear. इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेक्शन 39 में जब आपको रिटर्न फाइल करना है, जब आप चालान जमा कर लेंगे, जैसे ही आप चालान जमा करेंगे, अगर अप्रैल की पेमेंट है और आपने अप्रैल में किया उसका चालान जमा, तो उसी मंथ में ले सकते हैं. बट इसमें कैच ये है कि जब आपने कैश से चालान जमा करा है उसके बाद आप ITC ले सकते हैं. Then विनय कुमार गुप्ता, व्हीकल की ITC कब ले सकते हैं यदि GTA के पास कोई व्हीकल है और सप्लाई भी? इसमें लॉ बिल्कुल क्लियर है कि GTA दो काम नहीं कर सकता है. GTA हैज टू डिक्लेयर कि मैं ये वाला GTA हूं जो मैं 12% पे फॉरवर्ड चार्ज में जाऊंगा. इफ ही इज गोइंग ऑन द फॉरवर्ड चार्ज देन ही इज एंटाइटल्ड टू टेक इनपुट ऑन ऑल द थिंग्स जो भी उसके व्यापार को चलाने के लिए आवश्यक है. लेकिन वो ये नहीं कह सकता कि मैं ये फॉरवर्ड चार्ज में भी जाऊंगा और किसी केस में मैं चार्ज भी नहीं करूंगा. तो ही हैज टू डिक्लेयर दिस. उसको एक स्टैंड लेना पड़ेगा तब वो कर सकता है. उसको कोई ITC लेने से नहीं रोक रहा, बट ही हैज टू मेक द चार्जेस ऑन हिज इनवॉइस. ही हैज टू टेक रजिस्ट्रेशन. He has to make this declaration कि I will be doing the business on forward charge basis. Then we have Sachin Gar from Bulandshahr. ये कहते हैं if GTA is registered, then they also charge IGST, goods sent from outside UP to UP. So RCM is applicable on GTA as outside UP, that is IGST. अगर गुड्स XUP से यूपी में आए हैं, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ डिपार्टिंग? वही क्वेश्चन दूसरी तरह से पूछ रहे हैं. नहीं, वो उन्होंने दूसरी तरह से पूछा है. वो डाउट है. वो डाउट सिंपल ये है कि जो बड़ी लॉजिस्टिक कंपनियां हैं लाइक गति, दे आर मूविंग फ्रॉम मद्रास टू ऑल द स्टेट ऑफ यूपी, राइट? तो जब वो आती हैं 35,000 रुपए का भाड़ा होता है, उसके ऊपर वो CGST और सॉरी IGST वो लोग चार्ज करते हैं. तो जब वो IGST चार्ज करते हैं तो वो पेमेंट आपके नाम अगर आ रहा है और आप उसे बुक्स में ले रहे हो तो वो जो IGST है आपको उसका इनपुट लेना है और तब आपने उसको RCM नहीं करना है. ये बिल्कुल क्लियर है, लॉ क्लियर है, नोटिफिकेशन क्लियर है कि जिस केस में GTA ने आपको फॉरवर्ड चार्ज का इनवॉइस दिया है, देन यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू RCM. RCM उस डीलर ने करना है जब GTA रजिस्टर्ड नहीं है या वो इनवॉइस में चार्ज नहीं करता है. चार्ज कौन सा? फुल टैक्स. बहुत सारे ट्रांसपोर्टर ने चार्जिंग में भी व्यापारियों से 5% वसूला है. तो दोस्तों अगर उसने 5% वसूला है तो वो गलत वसूला है. वो उसके लिए एंटाइटल ना आप ITC के लिए हैं ना उसको. और बहुत लोगों ने तो मेरी जानकारी में है ऑफ द रिकॉर्ड कि वो ट्रांसपोर्टर जमा भी नहीं करते हैं क्योंकि उन पे लायबिलिटी ही नहीं है. तो बेसिकली फॉरवर्ड चार्ज में फुल टैक्स जो है 12% है, वो उसको अगर वो ले रहा है तो आपको नहीं करना है RCM. दिस इज वेरी वेरी क्लियर. थैंक यू. ये अच्छा क्वेश्चन आया बीच में. हाँ जी, एक नया एस्पेक्ट क्लियर पूछा, लेकिन उससे क्लैरिटी होती है. बिल्कुल बिल्कुल. देन एक क्वेश्चन और है, नाम नहीं है, सिर्फ टेलीफोन नंबर है, गैलेक्सी S9. GST इज पेबल ऑन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड और नॉट? अच्छा, इसके गोयल मुजफ्फरनगर गुड़ के ट्रांसपोर्टेशन पे GST पेबल है या नहीं है? दोस्तों बड़ी इंटरेस्टिंग बात है. अगर गुड़ के ऊपर GST नहीं है, मेरी जानकारी नहीं है, अगर गुड़ पे GST नहीं है तो आपका वो भी एग्जम्प्ट है. दिस इज वेरी क्लियर कि जो एग्जम्प्टेड आइटम का जो हम करते हैं ढुलाई, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई सर्विस टैक्स की लायबिलिटी नहीं. एक संजीव कुमार महेश्वरी जी ये पूछते हैं, इफ GT is registered dealer, yes, then how will he show freight amount in R1 and B2B or is exempted? R1 में B2B में दिखाएगा या exempted में दिखाएगा? कौन सा फ्रेट दिखाएगा? कहाँ पे? GT है, रजिस्टर्ड डीलर है, ठीक है, और उसने जो फ्रेट रिसीव किया, फ्रेट तो रिसीव किया, उसकी सर्विस रिसिप्ट है वो. हाँ, वो R1 में उसको B2B के अंदर सेल्स में दिखाएगा या एग्जम्प्टेड में दिखाएगा? एग्जम्प्ट क्यों दिखाएगा? वो अगर B2B को बिलिंग है, खुद ही बोल रहे हैं कि बिजनेस टू बिजनेस मिल रहा, रजिस्टर्ड डीलर को है तो उसी को तो दिखाएंगे आप. वेयर इज एग्जम्पशन? GTA अगर रजिस्टर्ड है
और फॉरवर्ड चार्ज में तभी तो उसको दिखाना है कहीं पे। इफ इज नॉट अंडर फॉरवर्ड चार्ज, रीजन क्या है चावला साहब, मैं क्यों ये क्वेश्चन इनके माइंड में क्यों है कि बहुत सारे जीटीए को जब जीएसटी आया था रजिस्ट्रेशन दिला दिया गया था और तब से अब तक वो लोग नील की रिटर्न भर रहे हैं, राइट। उनका कोई लेना देना नहीं है, कोई लायबिलिटी नहीं है, उनकी कोई रिसीट नहीं है जिसपे लायबिलिटी हो, लेकिन वो उनकी रिटर्न जा रही है तो उसमें ये क्वेश्चन हो सकता है पैदा हुआ हो। लेकिन जीटीए अगर फॉरवर्ड चार्ज में है तभी उसको ये सब काम करना है, अगर वो आरसीएम में है तो उसको तो कोई लायबिलिटी ही नहीं है। Exactly. The next question is from Rajiv Khurana, Saharanpur. Sir, please tell us about the major difference between 9.3 and 9.4. बहुत अच्छा है। दोस्तों मैंने जब शुरुआत करी थी तो बहुत जल्दी करी थी, मैं दोबारा से पहले पढ़ूंगा फिर कोशिश करूंगा एक्सप्लेन करने की। सेक्शन 9.3 कहता है स्पेसिफाई कैटेगरी ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, द टैक्स ऑन विच शैल बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस बाय द रेसिपेंट ऑफ सच गुड्स। यहाँ एक कॉमन बात आएगी, और सर्विसेज और बोथ और ऑल द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई टू द रेसिपेंट एज इफ ही इज द पर्सन लायबल टू पेइंग द टैक्स इन रिलेशन टू सप्लाई। यानी कि सप्लायर के स्थान पे यदि रेसिपेंट है, कौन करेगा? कैटेगरी ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। कैटेगरी कौन सी हुई? जैसे लीगल सर्विस हुई, जीटीए सर्विस हुई, ठीक है। ये जो सर्विसेज हैं, एजेंट की सर्विस हुई, ये जो सर्विसेज हैं, जो गुड्स है स्पेसिफाई, ये 9.3 में है जो कंपलसरी आपने वो कहा। और 9.4 आपने कहा वो स्पेसिफाई करेगा क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि कौन से ऐसे पंजीकृत व्यापारी होंगे जब वो खरीद करेंगे या सर्विस लेंगे अनरजिस्टर्ड लोगों से, तब उनकी लायबिलिटी आएगी। तो दोस्तों ये बेसिक माइनर सा फर्क है, दिखने में लगता नहीं है, लेकिन 9.4 रजिस्टर्ड डीलर के लिए रखा गया कि जो भी रजिस्टर्ड डीलर जब वो अपंजीकृत लोगों से व्यापार करेगा तो वो 9.4 में होगा, ठीक है। और 9.3 उन लोगों के लिए है कि जो वकील लोग हैं, जीटीए हैं, जिनको रजिस्ट्रेशन लेना नहीं है, ठीक है, लेकिन वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं दूसरों। मतलब 9.3 में एक इस धारा में करना है जो लोग अपंजीकृत कानून के द्वारा जिनको छूट दे दी गई, गवर्नमेंट ने कहा कि इनको तो रजिस्ट्रेशन अल्दो लायबल हैं, लीगल वाले भी लायबल हैं, जीटीए वाले भी लायबल हैं, लेकिन हमने उनको कह दिया कि आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। तो बेसिकली वो लोग आ गए 9.3 में, और दूसरों को कहा नहीं, उसके लिए 9.4 बनाया गया था, लेकिन उसमें भी उन्होंने कहा कि हम स्पेसिफाई करेंगे कि कौन सी कैटेगरी से खरीदने पर ये होगा। अब उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि भाई ये कॉन्ट्रैक्टर होगा। ये बीच में तो उन्होंने कहा कि जिससे भी आप खरीदेंगे अनरजिस्टर्ड से आपकी लायबिलिटी होगी, फिर 5,000 का एग्जम्पशन दिया, फिर कहा कि हम इसको अप्लाई नहीं करते हैं। वो अपंजीकृत जितने भी क्लासेस थे उसको नैब करने के लिए किया गया था। लेकिन 9.3 का बहुत लिमिटेड स्कोप है, 4-5 कैटेगरी जिनको गवर्नमेंट को लगता है कि अगर हमने इन्हें पंजीकृत दे दिया तो इनसे हम इनका डीलिंग का जितना ये पैसा देंगे नहीं हमको, उससे ज्यादा हमें इन पे खर्चा करना पड़ेगा। वकील जमात बहुत बड़ी है, ट्रांसपोर्ट जमात बहुत बड़ी है, और उनका जो सर्विस का जो पॉइंट है वो बहुत छोटा है, इसलिए वो लायबिलिटी उन्होंने बिजनेस एंटिटी पर डाल दी, इंडिविजुअल लोगों पे नहीं डाली। ये है माइनर फर्क। थैंक यू गांधी जी, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। छोटा सा डिफरेंस था लेकिन अच्छा एलिब्रेट एक्सप्लेन किया आपने। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है विपिन त्यागी जी का सहारनपुर से। whether RCM, आपने जवाब भी दिया था अभी, whether RCM will be applicable on purchase of tax free goods from registered person। अभी आपने बताया था कि टैक्स फ्री गुड्स पे आरसीएम नहीं है, उस पे तो कोई आवश्यकता ही नहीं है ना, आवश्यकता नहीं है। वैसे भी इसकी अलग से एक लिस्ट है, एक नोटिफिकेशन है, उसके अंदर आइटम्स खुली हुई है। मेरे को लेकिन डाउट है समहाउ कि उसमें एक दो आइटम पे फर्क है। अभी मेरा इतना मौका नहीं मिला कि मैं एक एक आइटम को बैठ के आपस में बिल्कुल टैली करके देखूं, लेकिन मेरे को फिर भी उसमें डाउट है। आपको भी टैक्स फ्री वाला देखना है तो उसका स्पेसिफिक नोटिफिकेशन देखिए जो शुरू में आया था, आई थिंक 13 नंबर था या 14 नंबर था, शुरू में सर्विसेज में था जो एग्जेम्प्टेड सर्विसेज है, वहां पे वो क्लियर हो जाएगा, आइटम वाइज नाम चीज खुली हुई है उसमें। देन वी हैव अनदर गुड क्वेश्चन फ्रॉम, इन्हें नाम नहीं लिखा, लिनोवो आ रहा है सिर्फ लिखा हुआ। यदि एडवोकेट की रेंटल इनकम है प्लस लीगल चार्ज
दोनों मिलाकर 45 लाख हो जाए तो एडवोकेट को रजिस्ट्रेशन की जरूरत होगी या नहीं? तो करा के छोड़ेगा हमारा रजिस्ट्रेशन। दोस्तों, वकील को जो अपनी वकालत वाली आय है उसके लिए रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है ही नहीं, सबसे पहली बात। तो आप उसे अलग कर लीजिए, क्योंकि आप बिजनेस एंटिटी में नहीं आ रहे, पर्सन में नहीं आ रहे। तो आप ही के लिए तो सरकार ने 9(3) बनाया कि भैया आप जो भी कर लो, वकालत वाले काम से आप रजिस्ट्रेशन मत लो। अब बाकी के लिए अब आप देखो कि आपको क्या करना है, आप स्वयं समझदार हो। Good answer. Then we have Advocate Rajiv Ranjan Mishra from Gorakhpur. He says recipient has paid 5% as RCM. Can recipient take this amount as input in 3B? Because CA says it can be taken, and GST officer says if you pay 12%, only then you can take. Any amount which is paid as RCM, you are entitled to input tax credit. आप चाहे 5 लगे चाहे 12 लगे, 12 जब लगता है जब आपका जीटीए रजिस्टर्ड होता। अब चूंकि वो अनरजिस्टर्ड था इसलिए आपने 5 जमा करने की आपके ऊपर लायबिलिटी डाली गवर्नमेंट ने, तो आपको इनपुट तो मिलना ही मिलना है, कोई नहीं चैलेंज कर सकता उसको। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक। वो शायद कंफ्यूज कर रहे हैं फॉरवर्ड चार्जेस को 5-12% से प्रोबेबली। देन इट इज यशपाल कक्कड़ बरेली से, can a transport raise GST bill and at the same time can he raise a bill for RCM as well? Transporter RCM bill. Can a transporter raise GST bill and at the same time can he raise a bill for RCM as well? नहीं, जीटीए तो आरसीएम लायबिलिटी नहीं है, तो वो क्यों करेगा? Exactly. उसको तो करना ही नहीं है ना, उसको करना ही नहीं है। और फॉरवर्ड का बिल वो उस केस में करेगा जब वो ही इज एंटाइटल्ड टू एक इनपुट टैक्स क्रेडिट, तभी फॉरवर्ड चार्ज में लेगा। All GTA cannot do that. Then Tarun Tandon from Lucknow is asking, when can we take ITC of RCM? After the deposit. When you deposit the challan, you can take it. मैं बीच में कुछ क्वेश्चन जो ऑफ द टॉपिक है मैं उनको छोड़ रहा हूँ बीच में। आई एम ट्राइंग टू स्टिक टू द टॉपिक इटसेल्फ। विशाल अग्रवाल, if a person purchases taxable goods and is liable for RCM on freight, he is purchasing exempted goods. Is he liable to pay RCM on? वो exempted वाला ही क्वेश्चन बार बार आ रहा है। He says please send me the notification. Notification देख दूंगा मैं। गांधी जी मेरे ख्याल से 13 नंबर था जहाँ तक मेरे याद आ रहा है। 13 नंबर है, उसमें ईयर मार्क करके फिर बता देंगे इनको। Then then it is Harsurup Gupta. Sir, I am taking freight service of truck from truck owner, not from any transport agency. Then whether RCM will be applicable? जी, He says I am taking freight service of the truck from the truck owner and not from any transport agency. Then whether RCM will be applicable? बिल्टी नहीं होगी। फ्रेट सर्विस और यू आर टेकिंग ट्रक, हायर चार्ज पे ले रहे हैं ना उसको, मंथली फिक्स पे है। जरा क्लियर करेंगे ये कि मैं अगर ट्रक ले लेता हूँ उससे 50,000 रुपए महीने पे और फिर आगे मैं उसको जीटीए का वर्क करता हूँ, तो देयर इज नो लायबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन दैट, क्योंकि जीटीए में और गुड्स ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर में दोनों में अंतर है। जीटीए में कहीं कोई लायबिलिटी नहीं है, जीटीओ में गुड्स ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर में ट्रांसपोर्टर के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है। और जीटीए भी उसको माना गया है डिफरेंट कोर्ट्स ने कि जो कंसाइनमेंट नोट जो बिल्टी इशू करेगा, और नहीं इवन अगर एक इंडिविजुअल है और वो लैंडमार्क जजमेंट है इलाहाबाद हाई कोर्ट का किसान सहकारी मिल्स का, उसमें ये कहते हैं कि अगर मेरा केवल एक ट्रक था और मैं एक ट्रक उनके यहाँ ले गया और मुझे एक ट्रक का उन्होंने भाड़ा दिया, मैंने कोई कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं किया, तो दैट इज नॉट लायबल टू जीएसटी, दैट इज नॉट लायबल टू सर्विस टैक्स। और जैसा कि ये बात है कि अगर मेरे पास 4 ट्रक हैं और जीटीए एजेंसी चावला साहब चलाते हैं और मैंने 50,000 रुपए महीने पे आपको 4 ट्रक दे दिए, तो वो जो 50,000 रुपए जो अमाउंट है उसके ऊपर भी कोई जीएसटी की लायबिलिटी नहीं है। जीएसटी की लायबिलिटी उस पर है जिसको आप जीटीए वो भाड़ा रिसीव करेगा और वो व्यापारी उस पर आरसीएम करेगा। ये इस तरह से हमको समझना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम राजीव अग्रवाल फिरोजाबाद। एक नया क्वेश्चन है, इंश्योरेंस कंपनीज पर जो आरसीएम है उसमें वो इंश्योरेंस एजेंट के कमीशन से जीएसटी क्या डिडक्ट कर सकते हैं क्या? इंश्योरेंस कंपनी पर जो आरसीएम है
उसमें वो इंश्योरेंस एजेंट के कमीशन से जीएसटी को काट सकते हैं क्या? ऑनेस्टली आई हैव टू चेक इट अप, आई कांट आंसर। इसको नोट डाउन कर लेते हैं। देन वी हैव नाम नहीं है, अच्छा, एडवोकेट आसिफ सिद्दीकी कानपुर से। इज आरसीएम पेबल ऑन रॉ मटेरियल्स ऑफ लेदर गुड्स इफ परचेज मेड बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन? नो, इट इज नॉट राजीव अग्रवाल है। कैटेगरी ऑफ गुड्स। वो तो वही क्वेश्चन रिपीट आ गया नीचे दोबारा। कोई बात नहीं, वो अपने अपने प्रोडक्ट के सबको मालूम होता है, इसलिए। देन बहुत सारे क्वेश्चन है आइटम वाइज जो बार बार कोई पूछ रहे हैं कि टैक्स फ्री आइटम है, उस पर लगेगा नहीं लगेगा आरसीएम। वही क्वेश्चन अलग अलग फॉर्म में वही क्वेश्चन आ रहा है बार बार सामने, तो मैं सबको छोड़ रहा हूँ, आप उसका जवाब 2 बार दे चुके हैं पहले। वी सिंह जी, आप आरसीएम कुछ कहना चाह रहे थे? आई ट्राई एंड अनम्यूट यू, जस्ट होल्ड ऑन, इसमें मैं खोलता हूँ, जरा सा 1 सेकंड लगेगा इसमें से करने का। वीर सिंह जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। इनका मैसेज आ रहा था बार बार कि मैं भी कुछ इसमें कहना चाह रहा हूं। वीसी जी, आपने शायद उधर से ही म्यूट किया हुआ अपने को, मैंने यहां से ओपन कर दिया है। आपका ना वीडियो आ रहा है ना वो आ रहा है, सॉरी। तब तक फिर we'll have to move on. The next question is from एक क्वेश्चन है, नाम नहीं आया। What is the RCM status on ocean freight? जी, इसमें बहुत स्पेसिफिक नहीं बताऊंगा, लेकिन जितना मुझे समझ है, ओशन फ्रेट कौन सा कह रहे हैं, इंपोर्ट पे कह रहे हैं, एक्सपोर्ट पे कह रहे हैं? पहली बात तो जो यहाँ से एक्सपोर्ट होगा उस पर उस फ्रेट पर कोई जीएसटी नहीं है, ठीक है, क्योंकि माल जो जा रहा है वो आउट ऑफ टैक्सेबल टेरिटरी जा रहा है, ठीक है सर। और जो इंपोर्ट वाली बात है उसमें ओशन फ्रेट में थोड़ी सी क्लैरिटी है, आई एम नॉट क्लियर ऑन दैट। मैं चावला साहब आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर जितनी हमारी क्वेरीज है ना आरसीएम की, हम एक सेशन आरसीएम का अलग से रख सकते हैं। यू टेक ऑल द क्वेरीज एंड इन द कमिंग 4-5 days वी विल बी हैंडलिंग दोस। आई विल बी हैप्पी टू डू दैट। फाइन। ये क्वेश्चन इसमें काफी सारे भी पेंडिंग भी है, तो वो भी ईमेल आईडी में अभी आपको दोबारा दूंगा। आप उस ईमेल आईडी पे सब लोग डाल दीजिएगा कि जो क्वेश्चन आंसर नहीं हो सके, कलेक्टिव भी देना चाहेंगे। मैं ज्यादातर क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ जो आए हुए हैं उसी बात को लेके है, ट्रांसपोर्टर के केस में कि आईजीएसटी लगेगा या लोकल लगेगा। वो चावला साहब इसलिए है, वो मैं बताऊं, वो क्वेश्चन उनके विचारों की, आई एम सॉरी यूजिंग दिस वर्ड, कि जैसे कोस पर बदले बाणी है ना, हमारे यहाँ जो ओपिनियन है वो जिले से जिले में बदल जाती है। जब एक ही जिले में 50 लोग जब एक काम को करते हैं और 2 लोगों का व्यू डिफरेंट होता है तो वो नहीं कर पाते हैं, वो भले ही गलती हो रही है, वो एक ही तरह से सोच हो जाती है। तो रीजन केवल ये है। ये मैं आपको बताऊं, मुझे अभी भी याद है कि जब जीटीए आया था तो गाजियाबाद में 5000 रजिस्ट्रेशन हो गए थे ट्रांसपोर्टर्स के, और मैंने कहा कि मैं रजिस्ट्रेशन नहीं कराऊंगा, और अल्टीमेटली हुआ कि 1 साल के बाद सारे रजिस्ट्रेशन रद्द हुए, नील की रिटर्न गई, लेकिन हो गया तो हो गया। एवरीबडी वाज हैविंग दिस ओपिनियन। चलो फिर ट्राई करते हैं। वीर सिंह जी का था, वो अनम्यूट नहीं हो पा रहा, उनका कोई टेक्निकल इशू है जी। एक क्वेश्चन आया है, इंटरेस्टिंग है, एडवोकेट केशव देव शर्मा जी का। कुछ ट्रांसपोर्टर जीएसटी जमा कर देते हैं, 2A से पता लगता है लेकिन फ्रेट पर नहीं लगा आरसीएम। आप कैसे पता करें? कुछ ट्रांसपोर्ट जीएसटी जमा कर देते हैं 2A से, जो बिल्टी मिली उस पर आरसीएम कैसे पता करें? दोस्तों, बड़ी क्लियर सी बात ये कि जो हम कंफ्यूजन कहाँ कर रहे हैं कि वो जो जीटीए आया आपके पास, उसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन तो ले रखा है, ठीक है, लेकिन वो उस बिल में जो फ्रेट का बिल देता है उसमें वो फ्रेट चार्ज नहीं करता, जीएसटी चार्ज नहीं करता उस भाड़े के ऊपर।
तो आपको करना है ना उसमें जमा, वो चाहे रजिस्ट्रेशन उसने ले रखा है या नहीं ले रखा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, आपको तो केवल दो बात देखनी है कि जो उसने कंसाइनमेंट नोट दिया है उसके अंदर अगर उसने जीएसटी चार्ज किया है तो आप उसको ले लीजिए, एज टैक्स इनवॉइस को लेते हैं, और अगर उसने नहीं ले रखा है तो आप आरसीएम कर दीजिए उस पर। इट इज एज सिंपल एज एनीथिंग। ठीक है गांधी जी, जी थैंक यू सो मच। बहुत क्वेश्चन हो गए, बाकी मैंने ये स्क्रीन पे वो दिया है ईमेल आईडी info@gmail.com। आप लोगों को जो से रह जाए क्वेश्चन आप इस पे डाल दीजिएगा। हमारे पैनलिस्ट मिलके आप लोगों को इंडिविजुअली रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि संभव नहीं है कि हम सारे के सारे रिप्लाईज इस सेशन में हैंडल कर लें। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मीटिंग कंक्लूड करने के लिए आनंद सिंघल जी से बोलूँगा कि वो अपने यूपी टैक्स बार के महासचिव श्री सौरभ सिंह गहलोत जी से बोलूँगा कि वो अपना हमारे आज के मुख्य वक्ता को अपना 2 शब्द धन्यवाद के जरूर बोले। सौरभ जी प्लीज। प्रांतीय संघ द्वारा आयोजित जो सेमिनार है उससे संबद्ध सभी अधिवक्ताओं का ज्ञानवर्धन हुआ होगा। आपकी सहभागिता से प्रांतीय संघ का सेमिनार सफलता की ओर बढ़ रहा है। आपकी सहभागिता इसी तरह बढ़ती रही तो आज नामांकन किया गया ज्ञान ज्योत की ज्वाला तेजी से जलेगी, जिसकी किरणों से प्रांत के सभी अधिवक्ताओं का ज्ञानवर्धन होगा। मैं आप सबके उपस्थिति के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं तथा इस समय मुख्य वक्ता श्री डीके गांधी जी जो हमारे बहुत प्रिय हैं, प्रांतीय संघ से इनका अपना लगाव है और इन्होंने इस जिस विषय को उठाया उसको बहुत सरलता से उसके सभी के फैसले मैं प्रांतीय संघ की ओर से उनका आभार प्रकट करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आप लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए और जिन लोगों के प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल पाया है, मेल के माध्यम से हम लोग उनके प्रश्नों का उत्तर देंगे। इसी प्रकार से अपना स्नेह बनाए रखिए। बैठक यहीं समाप्त की जाती है, फिर हम लोग परसों 4 बजे शाम को इसी प्रकार से मुलाकात करेंगे नए विषय के साथ, नई संभावनाओं के साथ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। धन्यवाद सर, धन्यवाद बहुत बहुत। गांधी जी का विशेष धन्यवाद।